प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा है उसको ध्यान में रख कर के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे, वो भी यूनिट वाइज। ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड ने ही जारी किए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनसे प्रश्न पत्र पूछे जाने की बहुत संभावना है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो स्वाभाविक है आपका पेपर प्रश्न पत्र बहुत अच्छा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में पहले अंक विभाजन भी देख लीजिए। यहाँ से 1 अंक के 3 क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक का एक छोटा क्वेश्चन, मतलब 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, 3 और 4 अंक के नहीं आएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ एक अंक के 3 क्वेश्चन और एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा, यानी 5 अंक के। कहने का तात्पर्य इस अध्याय से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और छोटे अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करना होगा। तो ये प्रश्न उसी टाइप के हैं। तो चलिए पहले देखते हैं अपन इस अध्याय में जो सही विकल्प हैं वो कौन कौन से मुख्य हैं। तो पहला कहा जा रहा है, देखिए विद्यार्थी, 96 और 404 का HCF क्या होगा। देखिए निकालने की विधियां अनेक प्रकार से हैं, है ना, लेकिन अपन को ऑब्जेक्टिव टाइप हल करना है तो अपन को तुरंत उत्तर पता करना चाहिए, है ना, शॉर्टकट ट्रिक की सहायता से। तो 120 का भाग जाएगा नहीं, 10 का भाग दोनों में जाना नहीं है, 3 का भाग देखें इसमें तो जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा, तो 3 का भाग नहीं हुआ। तो 4 ही एक ऐसी संख्या होगी ना जिसका भाग दोनों में जाएगा, तो इसलिए इसका HCF होगा 4, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4। अपन ने ये गोला लगा दिया, इसका सही उत्तर होगा 4। अब यहाँ देखें 12 और 15 का HCF क्या होगा। अब आपने विधि समझ ली है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जिसका भाग 12 में भी चला जाए और 15 में भी चला जाए, वही होगा। तो इसमें देखें 3 का भाग तो जा रहा है 12 में भी, 15 में भी जा रहा है, ठीक है। अब 4 का देखें तो 4 का भाग 12 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 4 कैंसिल। 10 का भाग तो जाना ही नहीं है ना दोनों में। 5 का भाग 15 में तो जा रहा है लेकिन 12 में नहीं जाएगा, तो क्या उत्तर कहलाया, 3। 3 ही एक ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में जा रहा है, तो इसका भी HCF हो गया 3। देखिए कितने सरल तरीके से अपन हल कर सकते हैं। अब तीसरा विकल्प देखते हैं। इसमें लिखा 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है और उनका LCM कितना है, 8 है। तो HCF पूछा है विद्यार्थी। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, तो सूत्र होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर LCM गुणित HCF, ये सूत्र होता है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो देखें इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना आया, इसका गुणनफल हुआ 32। तो अपन ने इन दोनों की जगह पर लिख दिया 32 बराबर। अब इसमें काय का मान दिया है, LCM, तो LCM का मान अपन ने भर दिया 8। अब HCF बचा, तो HCF का मान निकालना है। तो स्वाभाविक है ना, इस 8 का यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो 8 इसके बटे में हो जाएगा, यानी 32 बटे 8। तो 8 चौके कितना हुआ, 32। 4 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा कितना, 4। तो ये इसका वस्तुनिष्ठ आपने निकाल लिया 4। अब देखें फिर लिखा है बिल्कुल 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों आपने पहला और दूसरा सवाल सीख लिया, तो इसका आप खटाक से बता सकते हैं। देखिए 2 का भाग 4 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 2 कैंसिल। 3 का भाग तो दोनों में नहीं जा रहा, 3 कैंसिल हो गया। 4 का भाग 4 में जा रहा है, 7 में नहीं जाएगा, 4 कैंसिल हो गया। तो एक ऐसी संख्या हुई ना जिसका भाग 4 में भी जाएगा और 7 में भी जाएगा, तो यही तो इसका HCF हो गया, है ना। 5वां यहाँ देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न रूप का होगा। सम पूर्णांक विद्यार्थी, सम विषम संख्या आप जानते हैं, सम संख्या वह होती है जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाए, यानी इकाई के अंक में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, है ना। या कह सकते हैं बिल्कुल सरल भाषा में जिसमें 2 का भाग चला जाए, है ना, 2 से विभाज्य संख्या होगी। तो देखें इसमें लिखा 2m + 3, तो 3 तो अलग दिख रहा है ना आपको, क्या कौन सी संख्या है, विषम संख्या कहलाएगी। 2m + 1 विषम संख्या कहलाएगी। 2m + 5 विषम संख्या होगी। तो क्या होगा इसका उत्तर, 2m। स्वाभाविक बात है, यही होगा सम पूर्णांक, क्योंकि m बराबर आप 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2, m बराबर 2 रख देंगे तो 2 × 2 = 4, 4 बनेगा। m बराबर 3 रखो, 2 × 3 = 6, 6 बनेगा, है ना। तो ये इसका उत्तर होगा।
ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर छठवां में लिखा हुआ है 5, 15 संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात कितना होगा। यानी इनका आपको LCM निकालना है पहले और फिर HCF निकालना है और दोनों का फिर अनुपात पूछा गया है। हम एक ट्रिक से बता रहे हैं, आपको यहाँ पर लिख लेना है 5, 15 और 20। अब यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या जिसका भाग जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। देखिए LCM में देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, कम से कम 2 में जाना चाहिए, 3 में जा रहा है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ 5 है तो 5 का भाग दिए तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। अब देखें यहाँ कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका कि दोनों में भाग जाए, बस हो गया। तो बस आपको यहाँ पर क्या कर देना है, LCM निकल गया आपका, समझ लीजिए कितनी शॉर्टकट तरीके से LCM निकल गया। कितना निकला 5, फिर गुणित ये वाला 3, फिर गुणित 4, तो 5 तिया 15 और 15 चौके 60। तो LCM निकल गया विद्यार्थी आपका कितना आ गया, 60 आ गया। अब बात आती है HCF ज्ञात करने की। इसी ट्रिक से HCF भी निकल गया इतने में ही। HCF क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग सब में चला जाता है। तो सब में किसका भाग गया, 5 का भाग गया ना। तो HCF सीधी सी बात है, HCF निकला आया आपका। HCF कितना निकल गया, 5। अब आपको इसमें क्या कहा कि LCM और HCF का अनुपात। तो LCM पहले लिखा है, HCF बाद में लिखा हुआ है। तो LCM कितना निकला 60 और HCF कितना निकला 5। तो 60/5, लेकिन ये कट जाता है ना तो काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 बारम 60, यानी 12:1 इसका उत्तर होगा। यानी इसका उत्तर होगा D। ये आपने आंसर लगा दिया। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थियों हम पूरा डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ये हमारा वादा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भाज्य, ये रिक्त स्थान भरना है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। तो यहाँ क्या आएगा, शेषफल आएगा खाली स्थान में, है ना। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो यहाँ खाली स्थान में आएगा शेषफल। ठीक है, यहाँ शेषफल हो गया। फिर यहाँ दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है संख्याओं 8, 9 और 25 का HCF का मान होगा। आप चाहें तो मौखिक निकाल सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग सब में चला जाता है। देखें कोई भी संख्या आपको ऐसी नज़र नहीं आ रही होगी। अगर आप चाहेंगे 2 चुनना चाहेंगे, 2 का इसमें भाग नहीं, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, है ना। तो इसका HCF का मान एक ही होगा। आप देखें ना कि 8, 9 और 25, ये तीनों संख्या में कौन सी संख्या है जिसका भाग सब में चला जाए। तो 2 चुनेंगे, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 3 चुनेंगे, इसमें जाएगा और इन दोनों में नहीं जाएगा। 5 चुनेंगे, इसमें जाएगा, है ना। तो अब कोई भी संख्या नज़र नहीं आ रही, तो एक तो है, एक का भाग तो सब में चला जाता है, तो इसलिए इनका HCF का मान होगा 1। इतनी सी बात है। अब इसके बाद देखते हैं सत्य असत्य। प्रश्न तीसरा, सत्य असत्य। ठीक है, तो अब यहाँ देखें लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा है। तो ये कथन सत्य कि असत्य। विद्यार्थियों आपको ध्यान आया होगा कि यह एक तो आपके कोर्स में एक प्रमेयिका है जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, उसका सीधा सीधा कथन ही है। तो ये कथन आपका सत्य है, ये कथन सत्य हुआ। फिर लिखा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। एक ये भी कथन सत्य पूरा। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को अगर ध्यान में न रखा जाए तो वह अद्वितीय होता है। विद्यार्थियों, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका होती है और ये कथन भी सत्य है आपका। ठीक है, अब देखते हैं एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। 94 और 404 का HCF लिखना है। HCF लिखना है आपको, किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने बताया इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चाहो तो आप अलग से 94 के गुणनखंड निकालिए और 404 के निकालिए, फिर उस विधि से गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। अपन को यहाँ विधि तो लिखा नहीं, कोई सी विधि लगा दीजिए। 94 और 404 का HCF निकालना है। HCF में क्या करना है, ऐसी संख्या चुनना है जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो यहाँ देखें काय का भाग जा रहा है, यहाँ 2 का भाग जा रहा है ना, दोनों में 2 का भाग दे रहे हैं,
तो 2 चौके 8, ठीक है, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी, अब इसमें भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 दूनी 4। अब यहाँ पर कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग कि 47 में भी जा रहा हो और 202 में भी जा रहा हो, यानी 1 को छोड़ करके। तो बस हो गया, आपका ये निकल गया, HCF निकल गया। आपको तो सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है ना, तो जल्दी उत्तर निकालना है। तो इसका HCF हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है, आपको पूरा उत्तर लिखना कि 96 और 404 का HCF 2 है। फिर दूसरा प्रश्न है कि किसी पूर्णांक p के लिए 2p+1 सम होगा या विषम होगा। तो विद्यार्थियों, आप जानते ही हैं कि अगर जैसे हम लिखे 2 और यहाँ पर कोई संख्या लिखते हैं 3 लिख दिए, तो 2 में 3 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा 6। अब 6 में अगर 1 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 7, यानी +1 करेंगे तो वो संख्या कौन सी में बदल जाएगी, विषम संख्या में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि यह संख्या होगी विषम। तो यहाँ अपन को उत्तर देना है इसका विषम, एक कारण नहीं देना है, क्यों, सिर्फ अपन को एक शब्द में उत्तर देना है विषम। तो इसका उत्तर हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि संख्याओं 135 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। तो चलिए अपन देखते हैं कैसे हल करते हैं। अब विद्यार्थी 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है 867 और 255 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ संख्या बदली हुई है। तो आप इसी प्रकार कर लीजिएगा। इन दोनों में ये बड़ी संख्या, तो 867 में 225 का भाग दीजिए, पहला चरण चलेगा। उसी प्रकार जब तक शेषफल शून्य ना बचे, जब तक भाग देते जाइएगा। तो इसको आप स्वयं कर लीजिएगा। 7वां सवाल लिखा हुआ है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान हो तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन किया, देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों का आपको HCF याद करना है और उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। विद्यार्थियों, आपका समय बच सके इसलिए मैंने इसको पहले हल कर लिया। आपको यहाँ समझा देता हूँ कि यहाँ देखिए, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या अपने पास क्या लिखी हुई कि अधिकतम होनी चाहिए, है ना। पहली शर्त है अधिकतम, यानी अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी संख्या का चयन करना होगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या का चयन करना होगा जो दोनों में से ली जा सके, यानी कि महत्तम ही समापवर्तक की ज्ञात करना है ना। तो ऐसा करने के लिए हम 420 और 130 का HCF ज्ञात करना होगा, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो पहले चरण में हम देखेंगे कि ये 420 और 130 में क्या बड़ा हुआ, 420 बड़ा है ना। तो 420 में 130 का भाग देंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ 390 हुआ ना। भाग गुणा करने पर 130 में 3 का गुणा करेंगे तो 390 हुआ, घटाए तो 30 बचा। तो 420 को अपन ने लिख दिया 420 बराबर 130 गुणित 3 धन 30, है ना। शेषफल 30 बचा हुआ है। अब यहाँ शेषफल देखो 30 जो आया 0 के बराबर है नहीं है, इसलिए चरण दूसरा चरण अपन को चलना पड़ेगा। तो यहाँ देखना पड़ेगा, इन दोनों को लेना पड़ेगा अब आपको, है ना। तो इन दोनों में यानी 30 और 130 में कौन सी संख्या बड़ी है, 130। तो 130 में 30 का भाग देंगे तो 4 टाइम जाएगा। तो 4 लिखिए यहाँ पर, कितने बार भाग जाएगा, 120 आएगा ना। 30 चौके 120, तो घटाए तो 10 बचा। अभी शेषफल 0 नहीं है, यानी चरण आगे बढ़ेगा। अपन यहाँ 130 को कैसे लिखेंगे, 130 बराबर 30 गुणित 4 धन 10। ये अब आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। 30 और 10 में देखेंगे तो 30 और 10 में 30 बड़ा है ना। तो चरण 3, तीसरे चरण में बात आएगी कि अपन को 30 में भाग देना पड़ेगा काय का 10 का। तो 30 में 10 का भाग देंगे, 10 या 30 पूरा कट गया, शेषफल 0 आया। तो अब 30 को कैसे लिखेंगे, 30 बराबर 10 गुणित 3 धन शेषफल 0। अब शेषफल 0 आ गया, यानी विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। तो यानी कि आपका HCF 420 130 का कितना आया, बराबर 10। ऐसा करके अपन को लिखना पड़ता है। तो इसलिए आपका उत्तर निकला है, क्या उत्तर निकला कि इसलिए मिठाई विक्रेता बर्फियों के 10-10 की ढेरी बना सकता है। तो ये आंसर हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको नोट भी कर सकने में आसानी जाए। तो अपन ने अभी
सातवां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। आठवां में देखते हैं, किसी परेड में 616 सैनिकों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना, यानी मार्च यानी परेड करना है ना। तो दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह से समान संख्या चयन करके लाइन बना करके मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न को भी। तो विद्यार्थी, इसके लिए अपन को HCF ज्ञात करना पड़ेगा। 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। यहाँ देख रहे हैं 616 बड़ा है, 32 छोटा है। तो स्वाभाविक है कैसा करना पड़ेगा अपन को, इस टाइप से कि 616 ये लिखे और इसमें भाग देंगे का 32 का। तो मैं समय बचाने के लिए यहाँ पर भाग दिए हूँ, तो कितना आएगा, इसका भाग देने पर 32 का भाग देंगे तो 19 आएगा। और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ शेषफल बचेगा 8। यानी अपन कैसे लिखेंगे, 616 बराबर 32 गुणित 19 धन 8, इसी टाइप से लिखेंगे नहीं, इस टाइप से। तो अब यहाँ देखिए कि ये अब शेषफल 0 तो नहीं आया, ये नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए चरण आगे बढ़ेंगे। तो ये 32 और ये 8 लेना पड़ेगा। तो 32 और 8 में क्या बड़ा हो, 32, तो 32 में भाग देंगे 8 का, तो 8 चौके 32 है ना। शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कितना शेषफल काय का भाग देने पर 0 आ रहा है, 8 का भाग देने पे 0 आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर विभाजन प्रक्रिया समाप्त होती है। अतः HCF इसका कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। और आपको यदि डिटेल में इन प्रश्नों को और अच्छे से समझना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा, तो इन प्रश्नों को और डिटेल से बताया गया है। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न हो सकें, इसलिए थोड़ी सा समय अभाव होने के कारण कुछ शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा। विद्यार्थी, अब देखते हैं 9वां प्रश्न। लिखा है, दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ये देखिए यहाँ पर मानते हैं कि माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक यानी ऋण में नहीं है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, 15 20 25 कुछ भी हो सकता है, लेकिन धनात्मक है ना, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अपन ने लिखा ए, यहाँ पर लिख दिया। अब जब धनात्मक पूर्णांक है तो उसमें किसी न किसी संख्या का भाग जा रहा होगा, भले पूरा पूरा ना जाए, है ना। तो हमने ये माना उसमें बी का भाग जा रहा है, किसमें, ए में बी का भाग जा रहा है कितने बार, क्यू बार, और भाग देने पर शेषफल बच रहा है आर, है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ भाजक, ये हुआ भाज्य, ये हुआ भागफल, ये शेषफल हुआ। तो इसको अपन अभी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े थे उसके अनुसार क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू धन आर, है ना, इस टाइप से। तो जो आर का मान आता है, तो आर का मान स्वाभाविक है, अगर पूरी संख्या कट गई, यहाँ पर पूरा कट गया तो क्या आएगा, आर का मान 0 आएगा, यानी शेषफल 0 होगा। और यदि नहीं कटा तो 0 से बड़ा होगा, तो आर का मान 0 से बड़ा या बराबर है, लेकिन इससे बी से छोटा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यदि माना यहाँ बी है ना, बी बराबर कितना है, 2, क्योंकि हम सम पूर्णांक की चर्चा करना ना। तो बी बराबर यदि 2, क्यों 2 ले लिया, क्योंकि हमें सम पूर्णांक की बात करना है। तो सम संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। तो यदि b बराबर 2 हो, तो b बराबर 2 हो, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये b की जगह पर लिखें 2। तो a बराबर कितना होगा, 2q + r। तो अब r की कंडीशन कितनी बचेगी कि r का मान जो है ये 2 से, है ना, r का मान, क्योंकि b बराबर कितना लिख दिए 2, तो r का मान कैसे छोटा है, b से छोटा है ना। तो b बराबर कितना लिख रहे हैं, 2, तो r का मान 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा होगा तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो यदि r बराबर यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो r बराबर 0 लिखेंगे तो a बराबर, यदि r बराबर 0 लिखेंगे तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर 2q होगा, जो कि सम पूर्णांक होगा। और यदि r बराबर 1 रखेंगे, तो r बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर 2q + 1, जो कि विषम होगा, है ना। तो यही तो आपको सिद्ध करना था। तो ये इसका आपका हल हुआ, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये इसका हल हुआ, ठीक है। ये इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन लिखा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बिल्कुल इसी मेथड से इसको करना है, बहुत सरल है। अभी आपने 9वां देखा, अब 10वां अपन देख रहे हैं। देखिए
देखिए यहाँ पर अपन मानते हैं कि माना कोई धनात्मक, ये धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक लिखा हुआ है ये, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a बराबर 4q प्लस आर के रूप में। अब आप कहेंगे 4q प्लस आर के रूप में क्यों लिख दिए? देखिए क्वेश्चन ही में था ना 4q+1 4q+3 के रूप में होगा, तो 4 तो है ना सब में, 4q तो दोनों में है, तो हमने 4q प्लस आर लिख दिया। अब आर की ही स्थिति तो चेक करना है, तो 4q प्लस आर लिख दिए। तो आर का मतलब कितना होगा? आर का मतलब 4 से छोटा होगा, कम होगा ना, तो 4 से कम होगा। और कितना हो सकता है कम, न्यूनतम कितना होगा? या तो 0 होगा या कि 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा और 4 से कम, यानी 0 शामिल है, 0 1 2 3 4, यानी आर बराबर क्या हो सकता है? 0 1 2 3, और 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से छोटा है ना। तो क्या अपन कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपने लिखा है ये, इसमें r बराबर पहले लिखिए 0, तो r बराबर 0 लिखेंगे तो आएगा a बराबर 4q प्लस 0, यानी a बराबर 4q, ये हो गया। फिर दूसरे में लिखेंगे a, r की जगह पर कितना 1, तो कितना हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 1। फिर लिखिए r की जगह पर कितना 2 यहाँ पर, तो हो जाएगा 4q प्लस 2। फिर r की जगह पर लिखिए 3, तो हो जाएगा 4q प्लस 3, यानी a के इतने मान हो सकते हैं। अब इसमें आप देखिए सम कौन कौन है, विषम कौन कौन है, तो देखें 1 और 3 जिसमें जोड़ा हुआ है ये तो विषम होंगे, और जिसमें 2 है और कुछ नहीं जोड़ा यानी 0 है तो सम होंगे। तो यहाँ पर ने लिख दिए, यहाँ 4q एवं 4q प्लस 2, यानी ये और ये क्या है? सम है। और इसलिए जो बचे कौन से? ये दोनों, तो इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। ठीक है विद्यार्थी, अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां में लिखा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। केवल अभाज्य गुणनखंड ही इसके लिखना है ना, और उस गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। और इसी प्रकार 156 को, है ना, तो ये दोनों सवाल एक जैसे होंगे। इन दोनों सवालों को बताने के पहले मैं चाहूँगा कि मैं ये 13वां सवाल आपको बता दूं, क्योंकि 13वां सवाल में क्या लिखा हुआ है देखो, 6 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अपन को यहाँ पर इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। तो गुणनखंड आपको तो निकालते यहीं से बनने लगेगा, है ना। तो 13वां क्वेश्चन बताने से 11वां और 12वां आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन पहले। तो यहाँ 6 का अपन पहले अभाज्य इसके गुणनखंड लिखें, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग जाएगा तो 2 3 6, अब कुछ का नहीं जाना, 3 का जाना है, तो यहाँ पर 3 एकम 3, यानी 6 बराबर कितना हो गया? 6 बराबर हो गया 2 गुणित 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कहा गया था 20, तो अब 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं ना, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इस टाइप से। तो 2 का भाग जाएगा तो 2 10 बार जा रहा है ना, फिर 2 का और जाएगा तो 2 पंचे 10, जब तक जाता जाए 2 का देना है। अब सीधा 5 का ही जाएगा, तो 5 एकम 5, यानी आपने 20 को कितना लिख दिया? 20 को लिख दिया, ये यही तो गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो 20 को लिख दिया आपने 2 गुणित 2 और फिर 5 ये लिख दिया। अब अपन को इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है पहले। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं HCF 6 और 20, तो इसका क्या निकलेगा मान? पहले अपन को ये देखना है, ऐसी संख्या देखना है जो दोनों में हो। बिल्कुल सरल विधि, इसके कई तरीके हैं पर मैं जो आपको ये आसानी से समझ में आए वो विधि बताऊंगा। कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 एक बार है ना, यहाँ भी एक बार है, तो ये 2 अपन ने लिख दिया। तो जो दोनों में संख्या वो अपन को लिखना है, तो ये 2 इसमें था अपन ने ये लिख दिया। अब ये 2 लिखना चाह रहे हैं पर यहाँ है यहाँ नहीं है, तो इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे। फिर 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिख रहे हैं। 5 यहाँ है इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यानी HCF निकल आया 2। तो यही तो HCF इसमें पूछा था, है ना। अब इसका अगर LCM भी निकालना है तो LCM कैसे निकालेंगे? HCF तो इसका आगे जो कॉमन सब में होता है वही होता है। अब LCM जब निकालेंगे तो देखिए LCM कैसे निकालेंगे? LCM 6 और 20 का, तो इसको थोड़ी सा आप समझिएगा इसको कि कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखें, किसी एक के गुणनखंड पूरे लिख डालिए, पूरे हमने लिख दिया इसके 2 गुणित 3, बिल्कुल आसान विधि बता रहा हूँ आपको। इसके अपन ने पूरे लिख दिया, बिल्कुल जो भी हो सब पूरे लिख दीजिए इसके। 2 गुणित 3
इसके 6 के लिख दिए। अब 20 के लिखने की बारी आ रही है, तो ये 2 आया ना, तो यहाँ पर 1 2 तो हो गया है, तो इस 2 को अब नहीं लिखेंगे, एलसीएम की बात कर रहा हूँ, इस 2 को अब नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये पहले लिखा जा चुका है, ठीक है। अब ये 2 की बात करूँ तो ये 2 तो पहले नहीं लिखा, एक ही बार लिखे हैं, तो इस 2 को आपको फिर से लिखना पड़ेगा गुणित 2 करके, ये हो गया। अब देखें क्या आया इसमें, 5 है ना, तो 5 पहले लिखे हैं अपन ने, क्या नहीं लिखे, तो 5 अभी आपको लिखना पड़ेगा। बस इसका आपको गुणा कर देना है, एलसीएम हो जाएगा। देखिए कितना, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60, इसका एलसीएम आ गया 60। तो ये हुआ। इस तरीके से आपको आगे भी सवाल कर लेना है। इसी प्रकार आपके लिए यहाँ देख सकते हैं कि 14वां सवाल में भी 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार 15वां में भी लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कीजिए। सेम ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, पहले जैसे ही, यानी 14, 15, 13, 14, 15 एक जैसे सवाल हैं। इसमें 2 संख्या थी, इनमें 3 3 है, तो मैं 3 संख्या वाला भी एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। 15वां सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिएगा, इसमें लिखा हुआ 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए दोनों। तो अपन ने 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, जैसे अभी आपको बताए थे ऐसे करके निकालना है। तो 12 के निकले 2 गुणित 2 गुणित 3। फिर 15 का निकालना शुरू किए, 15 का, तो 15 का निकलेगा 3 गुणित 5। 21 के निकालेंगे तो 3 गुणित 7। अब एचसीएफ की बात आती है ना, तो एचसीएफ अपन निकाल रहे हैं किसका, 12, 15 और 21। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है, देखें 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। अच्छी बात, कभी ऐसी स्थिति है कि कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा होता, तो उस स्थिति में 1 आता है ना, एचसीएफ 1 आता है। तो यहाँ पर तो 3 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है, तो एचसीएफ निकल आया 3। चलिए कितना सरल है। अब बात आती है एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम हमने कहा ना कि पहले वाला पूरा लिख दीजिए, तो 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 3 पूरा लिख दिए। अब अगले लिखने की बारी आई, तो 3 गुणित 5, तो 3 तो आपने पहले लिख दिया था, तो इसलिए अब रिपीट नहीं करना है ना, एक बार हो गया था। हाँ, यहाँ 3 दूसरा 3 होता, एक और होता, तो अपन को उसको लिखना पड़ता है ना। तो ये 3 चूँकि पहले लिखा जा चुका है, इसलिए नहीं लिखे। तो बचा क्या, 5, तो हमने 5 लिख दिए। अब इसका काम तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा 3 गुणित 7, तो ये 3 तो एक बार लिखा जा चुका है, सबके लिए लिख गया था ये, ठीक है। तो 3 लिख गया था यहाँ पर। अब बचा 7, तो 7 यहाँ नहीं लिखा था, अब लिखिए अपन ने, तो 7 ये लिख दिए। अब इसका आपको गुणा कर देना है, 2 का 2 में गुणा करें तो 4 आया, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 420, इसका आंसर हुआ। 17वां सवाल लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप कहेंगे 16वां नहीं बताया। 16वां अभी अपन ने कर चुके हैं ना, 2 संख्या एचसीएफ, इन दोनों का देखें, 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है, कितना दिया है, 9। तो क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ सूत्र लगा लीजिएगा, कौन सा सूत्र, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर दोनों का एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो यहाँ पर आपको एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, मान भरेंगे, पक्षांतर करके इनका एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। अब 17वें सवाल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। विद्यार्थी, बड़ा घुमावदार प्रश्न लग रहा है, लेकिन बड़ा सरल है। देखिए, तो देखिए हम यहाँ पर मान रहे हैं कि संख्या 4 एक की घात n पर विचार करते हैं अपन कि यह 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ से आपका हल शुरू हो रहा है, यहाँ से आप हल यहाँ से शुरू किए। तो 4 की घात n, 4 की घात n, तो अभी 4 को हमने लिख दिया, कितना लिख दिया, 2 गुणित 2, यानी 2 की घात 2 है ना, 2 की घात 2 यानी 2 गुणित 2 यानी 4। तो 4 को हमने 2 की घात 2 लिख सकते हैं, और घात n थी, ये लिख दिए। अब घातांक नियम आप जानते हैं, घात पर घात होती है तो उनका क्या हो जाता है, गुणा। तो 2 ये लिखा रहा, 2 का n में गुणा हुआ तो 2n हो गया, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है 2 की घात 2n, यानी जो भी संख्या होगी वो क्या होगी, 2 का गुणज होगी, 2 का गुणज होगी। यहाँ 5 तो लिखा नहीं है, 2 का गुणज होगी, आपने कैसे समझा। जैसे मैं कहूँ 2 की घात 4 लिखा है, यानी 2 का 4 बार गुणा, 2 की घात 5 यानी 2 का 5 बार गुणा।
इसी प्रकार अगर यहाँ पर 2 की घात n लिखा है यानी 2 के ही बार बार गुणा होना होगा ना, तो इसमें 5 तो आएगा नहीं। और इसका यही मतलब हुआ ना कि अर्थात 5 इसका गुणनखंड नहीं है। यानी किसका गुणनखंड नहीं है? ये वाली संख्या का 5 गुणनखंड नहीं है। अतः यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि 5 से विभाज्य नहीं है। जबकि 0 पर समाप्त होने वाली सभी संख्या 5 से कट जाती। कोई भी संख्या आप देखिए जिसमें इकाई का अंक 0 होता है वो 5 से तो कट जाती है। तो ये संख्या आपने निर्णय ले लिया कि 5 से नहीं कटेगी, और जब 5 से नहीं कटेगी तो ये वाली संख्या 0 जो संख्या दी गई है ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमने आंसर लिख दिया। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है विद्यार्थी, अब 18वां प्रश्न देखते हैं। व्याख्या कीजिए 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? यानी भाज्य हैं पहले तो ये बताना पड़ेगा, फिर भाज्य हैं तो क्यों ये बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो विद्यार्थी, भाज्य और अभाज्य संख्या पहले आपको मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें स्वयं के अतिरिक्त और किसी का भाग नहीं जाता। एक का तो चला जाता लेकिन स्वयं के अतिरिक्त, जैसे आप देखते होंगे 2 में का भाग जाएगा, 2 का बस जाएगा, और 1 का, जैसे 3 तो 3 में 3 ही का भाग जा सकता है, 5 में 5 ही का भाग जा सकता है, 7 में 7 ही का जाएगा, है ना, 11। तो ये अभाज्य संख्या होती है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जैसे 15 में 3 और 5 दोनों का भाग जा रहा है तो वो भाज्य है। तो भाज्य अभाज्य तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि पहली संख्या अपन ने ये लिख दी, पहली संख्या जो दी गई थी ये। अब यहाँ पर देखें एक पग इतना पद बच रहा है और दूसरा ये है, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है। तो हम अगर कॉमन निकालें अगर, तो 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी, 13 कॉमन निकाले तो यहाँ बचा 7 गुणित 11, ये बचा धन 1 लगा करके, क्योंकि 13 निकल गया तो इसकी जगह 1 हुआ। ठीक है, अब इसका गुणा कर दिए तो 7 गुणित 11 यानी 77 प्लस 1, तो ये 13 लिखा हुआ और यहाँ 77 धन 1 78 हो गया। अब 78 के भी अगर गुणनखंड करें तो 78 के गुणनखंड आ जाएंगे 13 गुणित 6, यानी ये जो दी गई संख्या थी, ये वाली जो दी गई संख्या थी वो 13 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, और 13 गुणित 13 यानी 169 से भी विभाज्य होगी। यानी इसकी इतने सारे गुणनखंड खूब सारे निकल आएंगे। यानी दी गई संख्या भाज्य संख्या, क्योंकि इसके यहाँ लिखेंगे, अतः दी गई संख्या के 1, 6, एक तो सबका होता है ना, 1 भी है, 6 भी है, 13 भी है, इसके भाजक हैं। और जब इसकी भाजक है तो ये संख्या भाज्य, अभाज्य तो ना होगी। सेम इसी प्रकार से सेकंड भी इसका कर सकते हैं, उसको भी हम बता देते हैं। अब ये दूसरी संख्या देखते हैं। इसमें लिखा था 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। अब देखें इतना पार्ट पूरा और दूसरा पार्ट ये है। इन दोनों में देखें ये 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, तो 5 कॉमन निकाल लिए तो इतना ना लिखेंगे, बाकी सब कोष्टक के अंदर, यानी 7 6 4 3 2 1 ये लिख दिए। फिर 5 निकल गया तो इसकी जगह 1। अब ये 5 तो बाहर लिखा हुआ है, इस सभी का गुणा करेंगे, यानी 7 42, 42 में 4 का गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, इस टाइप से करते जाएंगे। यहाँ 1008 था, 1008 धन 1 उसमें जोड़े तो 1009 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या पता चल गया कि इस संख्या के भी 1, 5 और 1 भाजक हैं, तो यह भी संख्या क्या हुई? भाज्य संख्या हुई। तो इस प्रकार इसका भी आंसर हो गया। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन ने एक ही वीडियो पर पूरी की पूरी अध्याय 1 की जो यूनिट है, अध्याय यूनिट 1 पूरी समाप्त कर ली, और इसके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको समझाने का कम से कम समय में प्रयास किया है। तो यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, उपयोगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी क्रमशः और जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे अन्य दोस्तों का भी आपके भला हो। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं अगले किसी इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।